हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 5 दिसंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 यानी ग्लोबल टीचर्स अवार्ड ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है रणजीत सिंह ढिसाले। अब ये है आपका रणजीत सिंह ढिसाले जी की तस्वीर, जिन्हें अभी हाल ही में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ध्यान रखिएगा, ग्लोबल टीचर्स अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय शिक्षक हैं, यानी पहले व्यक्ति हैं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें ग्लोबल टीचर्स अवार्ड की, ये प्रत्येक वर्ष उन शिक्षकों को, उन टीचर्स को प्रदान किया जाता है जिनके इनोवेशन से, जिनके प्रयास से बच्चों के जीवन में सुधार आया हो, उनकी शिक्षा में सुधार आया हो। ऐसे शिक्षकों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार आपका वार्के नामक फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है, यूनेस्को की सहायता से। और ध्यान रखिएगा, इस पुरस्कार की शुरुआत 2014 में वार्के फाउंडेशन के द्वारा यूनेस्को के साथ मिलकर की जाती है। और इसमें जो धनराशि प्रदान की जाती है विजेता शिक्षक को, वो धनराशि प्रदान की जाती है $10 लाख। कितना आपका? $10 लाख। अगर आपका भारतीय रुपये में इसको कन्वर्ट करें तो ये आपका 7.38 करोड़ के समथिंग ये राशि बनती है। ये राशि प्रदान किसको की जाएगी? रणजीत सिंह ढिसाले को। अगर बात करें आपका रणजीत सिंह ढिसाले की, ये आपका महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम है परितेवाड़ी। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस परितेवाड़ी में आपका ये एक प्राइमरी टीचर है, एक सरकारी स्कूल में प्राइमरी टीचर हैं। इन्होंने दोस्तों ऐसा क्या काम किया कि इन्हें ग्लोबल टीचर्स अवार्ड ऑफ द ईयर मिला? जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों, इन्होंने जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, बालिकाएं होती हैं, उनको सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट क्या दी? शिक्षा प्रदान की। क्या दोस्तों? शिक्षा। क्योंकि दोस्तों शिक्षा आपका मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। ये आपका इन्होंने महिलाओं को प्रदान की, छोटे छोटे बच्चियों को जो आपका प्राइमरी स्कूल में जाते थे। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इसके पीछे इनका ये उद्देश्य था कि अगर हम लोग अपनी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को शिक्षा बहुत अच्छे से दे देते हैं तो वो आपका बाल विवाह का शिकार नहीं होंगी, यानी आपका उनको बाल विवाह के शोषण से कहीं ना कहीं क्या होगी? मुक्ति मिलेगी। और आपका इनका प्रयास सफल रहा। इनके प्रयास से आपका दोस्तों जो परिणाम थे वो काफ़ी बेटर आए, काफ़ी अच्छे आए। और आपका अभी हाल ही में इसी प्रयास के लिए इन्हें ग्लोबल टीचर्स अवार्ड ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया और पहले भारतीय आपका शिक्षक भी बन गए। अब ध्यान रखिएगा, एक काम और इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इस एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी QR कोड का इस्तेमाल किया। और वो QR कोड आपका, इसी QR कोड को एजुकेशन में यानी शिक्षा में जो अपनाया, वो अपनाया NCERT ने। और ध्यान रखिएगा 2018 में इन्हीं का जो आपका एक हिसाब से ये कहें कि इनोवेशन था QR सिस्टम, इसको आपका NCERT ने भी, जो NCERT की किताबें होती उसमें लागू किया, जिससे आपका कहीं ना कहीं ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों को क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत ही ग्रेट काम कहा जा सकता है इनको। और इनका पुरस्कार मिलने के बाद और एक ग्रेट काम इन्होंने ये किया कि जो इनको $10 लाख की आपका क्या मिल रही थी? धनराशि मिल रही थी। इस पुरस्कार के सम्मान में इस धनराशि को इन्होंने ये घोषणा की कि आपका वो 10 जो इस पुरस्कार के दौड़ में शामिल थे, टॉप 10 लोगों को ये पुरस्कार क्या करेंगे? आपका बराबर डिवाइड करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने अपना जो दिल था, अपनी जो इंसानियत थी, उनको पुरस्कार मिलने के बाद भी इन्होंने क्या की? प्रदर्शित की। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। इसी आपका
वार के संगठन द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, वार के संगठन के द्वारा एक और पुरस्कार दिया गया। उस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। स्पेशल कोविड हीरा का पुरस्कार ये आपका जेमी फ्रॉस्ट को दिया गया। इन्होंने कोविड-19 के समय बच्चों को आपका मैथ्स की मुफ्त ट्यूशन प्रदान किया ऑनलाइन, और आपका इनसे जो है बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा इनके ऑनलाइन कोर्सेज से, यानी फ्री कोर्सेज से। और ये जो जेमी फ्रॉस्ट हैं ये ब्रिटेन के टीचर हैं, शिक्षक हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं अनाउंस के बाद, यानी ऑनलाइन अनाउंस के बाद जो रणजीत सिंह ढिसाले जी हैं वो कितने खुश हैं। उनके यहाँ पर शायद आई थिंक ये माँ बाप ही होंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और इन पुरस्कारों की घोषणा की गई अभिनेता स्टीफन फ्राई के द्वारा। तो ये पॉइंट भी दोस्तों अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भाषण 4 द्वीप, कौन सा द्वीप, भाषण 4 द्वीप खबरों में था। यह कहाँ स्थित है, ये है दोस्तों आपका बांग्लादेश। सबसे पहले आपका भाषण 4 द्वीप का लोकेशन देख लेते हैं। ये है आपका बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं आपका बे ऑफ बंगाल में ये है आपका यहाँ पर छोटा सा द्वीप यानी आइलैंड, आपका भाषण 4 द्वीप। अब ये भाषण 4 द्वीप का जो निर्माण होता है वो 2006 में होता है, और ये निर्माण होता है जो मेघना आपका हिमालय से पत्थर कंकड़ यानी सिल्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, या अवसाद जिसे हम लोग बोलते हैं, इस अवसाद से आपका कभी कभी समुद्र किनारे किसका निर्माण हो जाता है, आइलैंड का निर्माण हो जाता है। और आपका इसी से इस भाषा 4 आइलैंड का निर्माण हुआ, और आपका बांग्लादेश में ही ये भाषा 4 आइलैंड स्थित है। अब ये क्यों चर्चाओं में है, अभी आपका एक प्रोजेक्ट चलाया था लगभग 2 साल पहले, किसने, बांग्लादेश की सरकार ने, जिसको नाम दिया उन्होंने आश्रयन परियोजना। कौन सा नाम दिया, आश्रयन परियोजना। इस परियोजना का ये लक्ष्य था आपका बांग्लादेश सरकार का कि जो ये शरणार्थी हैं, रोहिंग्या शरणार्थी, ठीक है ना, भाषण 4 द्वीप पर बांग्लादेश सरकार इस परियोजना के तहत लगभग आपका 23 करोड़ की लागत से 1 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने के लिए आपका घर बनाएगी। तो अभी उसने लगभग आपका यहाँ पर घर के निर्माण आपका कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब पहले जो रोहिंग्या शरणार्थी यहाँ के कॉकस बाजार में रहते थे, अब इन्हें आपका इस भाषण 4 द्वीप में बसाया जाएगा। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आपका दूसरे मैप में देखें तो ये है आपका बांग्लादेश, और बांग्लादेश का ये है आपका कॉकस बाजार, यहीं से विस्थापित किया जाएगा भाषण 4 द्वीप में किसको, रोहिंग्यास को। रोहिंग्यास रखाइन प्रांत यानी म्यांमार में रहने वाले शरणार्थी हैं, जो आपका यहाँ पर जब इनका नरसंहार शुरू होता है तो ये रिफ्यूजीज के रूप में फिर डिफरेंट आपका कंट्रीज में जाते हैं, और लास्ट में बांग्लादेश इनको क्या करता है, शरण देता है। तो आपका जो है रिफ्यूजीज के मामले में एक त्रासदी मानी गई थी यूएनओ के द्वारा, और यूएनओ ने लगातार आपका विभिन्न देशों से रिक्वेस्ट की कि आप इनको क्या करिए, शरणार्थी के रूप में रखिए। लेकिन दोस्तों लास्ट में बांग्लादेश के द्वारा इन्हें शरण दी गई है। अब ये जो भाषा 4 द्वीप है यहाँ पर इनको जो है काकस बाजार से क्या किया जाएगा, विस्थापित किया जाएगा। इसीलिए ये काफ़ी चर्चाओं में है, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा मेघना नदी की, जहाँ जिसके आपका सिल्ट से ये क्या बना, आपका भाषण 4 द्वीप बना। अब ध्यान रखिए, ये जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है ये निकलती है मानसरोवर झील से, और यहाँ से होते हुए फिर अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये कहाँ आती है, सीधे बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में आपका गंगा से मिलके फिर आपका बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, गिर जाती है। अब ध्यान रखिएगा, होता क्या है, जब ये यहाँ से भारत से आपका आगे निकलती है तो ये आपका बांग्लादेश में जब प्रवेश करती पश्चिम बंगाल होते हुए, तो बांग्लादेश में पहुँचने के बाद इसका जो संगम होता है वो आपका गंगा से होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है श्रीलंका में, और आपका ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाता है। अब ये जमुना और पद्मा का यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र का जब संगम होता है कहाँ पर, आपका बांग्लादेश में, तो ये जो दोनों नदियां हैं यानी गंगा और आपका
जमुना, ठीक है ना, कहने का मतलब ब्रह्मपुत्र, आगे आपका मेघना कहलाती हैं और ये फिर कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो इसी मेघना नदी के तट पर ये भाषण 4 द्वीप का निर्माण 2006 में हुआ था। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि भाषण 4 द्वीप है क्या चीज़ और अभी ये क्यों चर्चाओं में है, और वर्तमान में जो रोहिंग्याज रह रहे हैं वो कॉकस आपका जो है बाजार में रह रहे हैं, लेकिन इन द फ्यूचर में इनको आपका भाषण 4 द्वीप में बसाया जाएगा। इसीलिए दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने 2025 तक कार्बन तटस्थ बनने का निर्णय लेते हुए जलवायु आपातकाल यानी आपका क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है आपका न्यूजीलैंड। अभी न्यूजीलैंड की जो आपका प्रधानमंत्री हैं जेसिका अर्डिन, ये आपको सामने तस्वीर दिख रही है, इन्होंने अपने देश में आपका जलवायु आपातकाल यानी क्लाइमेट इमरजेंसी को लगाने की घोषणा कर दी है। कुछ दिन पहले दोस्तों हमने पढ़ा था कि जापान ने भी क्लाइमेट चेंज को क्या कर दिया है, सॉरी माफ करेगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाइमेट इमरजेंसी को घोषित कर दिया है। और मैंने उसी दिन आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, क्लाइमेट इमरजेंसी को लागू करने वाला पहला जो देश था वो था आपका ब्रिटेन। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब क्यों किया है क्लाइमेट आपका इमरजेंसी, क्या ज़रूरत पड़ी है आज विश्व को, समझते हैं पॉइंट द पॉइंट। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, ये है आपका वर्ल्ड का मैप, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया देश, और ये है दोस्तों छोटा सा रेड कलर में आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पूरा का पूरा एक आपका पहाड़ी देश है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और आपका ये न्यूजीलैंड बिल्कुल आपका सी से पूरा का पूरा घिरा हुआ है, ठीक है ना, समुद्र से पूरा घिरा हुआ है। अब न्यूजीलैंड से ऐसा क्यों किया है, इसको हम लोग पूरे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, ये जो न्यूजीलैंड है वो आपका वर्ष भर बर्फ से क्या हुआ रहता है, ढका रहता है, ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा आती है, समय समय पर थोड़ा सा भी मौसम खराब हुआ तो यहाँ पर आपका जो है बर्फ गिर जाती है। अब ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड को इसीलिए क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा खतरा है। मैंने कुछ दिन पहले आपको एक बात बताई थी कि जो UNFCCC था, इसके तहत आपका हमने चर्चा की, लेकिन दोस्तों एक और संस्थान है IPCC। कौन सा संस्थान है? IPCC। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना की जाती है 1988 में। इसका हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। 2007 में इस इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज को नोबेल प्राइज भी मिला था। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम इसकी क्यों चर्चा कर रहे हैं, होता क्या है दोस्तों, जो आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज होता है, ये कुछ साल पहले कुछ आंकड़े जारी करता है। क्या करता है? आपका आंकड़े जारी करता है और ये कहता है कि अगर इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज होते रहा, यानी कहने का मतलब जलवायु परिवर्तन होते रहा पृथ्वी पर, तो आपका 2100 में, कहने का मतलब आपका 2000 जब आपका 99 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 2100 आएगा, ठीक है ना। यानी आपका जो है 2100 जब साल आएगा तो जो धरती का तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस अगर यहाँ तक बढ़ जाता है तो ध्यान रखिएगा कि आपका पूरे के पूरे अर्थ पर जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स का आपका क्या आ जाएगा? अंबार लग जाएगा। और ध्यान रखिएगा, इसी IPCC की रिपोर्ट के तहत ये कहा गया कि 10 मिलियन लोगों के घर क्या हो जाएंगे? पूरे के पूरे बर्बाद हो जाएंगे और 50% लोगों के पास पीने का पानी नहीं होगा। और इससे आपका धरती पर रहने वाली यानी पृथ्वी पर रहने वाली लगभग 50% प्रजातियां आपका क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। बाद में आपका इस पर काफ़ी जांच भी हुई, दुनिया पूरा एक फियर सा फील करने लगी। इस पे जांच हुई तो इनकी रिपोर्ट जिस तरीके से अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो आपका उस स्तर पर बिल्कुल भी सही पाई गई, ठीक है ना।
तो आपका ऐसे में ये जो रिपोर्ट है वो काफ़ी डराने वाली है कि भैया अगर हमने कार्बन उत्सर्जन में कमी नहीं लाए, यानी जो आपका ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली जितनी भी गैसें हैं उनमें आपका कमी नहीं लाए, तो इन द फ्यूचर में अगर 2100 में 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ता है तो आपका इस तरीके की सिचुएशन आ जाएगी। ये IPCC की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। अब दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए अभी न्यूजीलैंड ने, ठीक है ना, क्योंकि न्यूजीलैंड आप देखिए एकदम चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और बीच में आपका ये देश स्थित है, ठीक है ना। अगर इन द फ्यूचर में आप इमेजिन कर सकते हैं, ये आपका अंटार्कटिका है, हमेशा बर्फ से घिरा रहता है। अगर इसी तरीके से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो बर्फ़ पिघलेगा वो यहाँ नीचे की ओर आएगा और नीचे की ओर आएगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और जब जल स्तर बढ़ेगा तो ये जो छोटे छोटे आपका हमें क्या दिख रहे हैं, आइलैंड दिख रहे हैं, देश दिख रहे हैं, ये आपका डूब जाएंगे। और इसी वजह से आपका दोस्तों न्यूजीलैंड को बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है, अगर क्लाइमेट चेंज की यही सिचुएशन रहती है तो ऐसे में आपका पूरा का पूरा न्यूजीलैंड डूब सकता है इन द फ्यूचर में। अब क्या न्यूजीलैंड के ही जलवायु परिवर्तन आपका प्रॉब्लम है, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि दोस्तों अगर आपका 2 डिग्री सेल्सियस तापमान 21 तक हो जाता, अगर हम इसको रोकने में विफल हो जाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज। अब हो गया क्या, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए आप हमें जो पानी मिल रहा है ना उसका एक रिसाइकिल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप सोचिए, ये जो बर्फ़ है ये पिघलता है, पिघलने के बाद आपका ये समुद्र में होता है या आपका नदियों के रूप में आता है, उसके बाद ये वाष्पीकृत होके फिर कहाँ जाता है, ऊपर आपका वायुमंडल की ओर जाता है, फिर पानी के रूप में आपका फिर कहाँ बरसता है, धरती पर बर्फ़ के रूप में फिर आता है। तो ये जो रिसाइकिल है ये आपका कहीं ना कहीं हमारे लिए सारी की सारी चीज़ें, यानी पानी हो या फसल हो, उनके लिए आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्या रहता है, बेनिफिशियल रहता है। इसके बिना हम पानी की बिना, यानी जो वाटर है उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अगर ये बर्फ़ सारा का सारा पिघल जाता है, ठीक है ना, ये समुद्र क्या होंगे, पूरे के पूरे भर जाएंगे। समुद्र भरेंगे तो ये सारे के सारे आपका देश, जो ये द्वीप हैं, आइलैंड हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। अब जितने आपका दोस्तों शहर बचेंगे या देश बचेंगे, उनके पास अगर पानी नहीं होगा तो कैसे जिएंगे। आप सवाल पूछ सकते हो कि सर पानी कैसे नहीं होगा, क्योंकि भैया जब बर्फ़ ही पिघल जाएंगे तो आपका पानी कहाँ से हमारे पास आएगा, ठीक है ना। जब रिसाइकिल ही नहीं होगा पानी का तो फिर हम पानी कहाँ से प्राप्त करेंगे। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों पूरा का पूरा जो अर्थ का जीवन है, पृथ्वी का जीवन है, मनुष्य के साथ जीव जंतुओं का जीवन भी क्या आ जाएगा, संकट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्तों अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने आपका अपने आप को कार्बन तटस्थ यानी कार्बन न्यूट्रल बनने का निर्णय लेते हुए अपने देश में क्लाइमेट इमरजेंसी की क्या कर रखी है, घोषणा कर रखी है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब जस्टिना आर्डिन अपने संसद में इस बात की घोषणा कर रही थी तो उन्होंने 2 बातें की। उन्होंने कहा कि 2025 तक हम क्या होंगे, कार्बन न्यूट्रल होंगे, यानी 2025 तक हम लोग क्या होंगे, कार्बन न्यूट्रल होंगे। जबकि आपका उन्होंने ये कहा कि 2050 तक हम लोग क्या होंगे, कार्बन जीरो होंगे। अब दोस्तों इन 2 पॉइंट को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जितना कार्बन हम पैदा करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए कार्बन का मतलब ये होता है कि जितनी भी आपका जो है तापमान बढ़ाने वाली गैसें हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो CFC हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, या आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, या आपका जो है सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, अन्य गैसें जितने भी हैं। जब हम कार्बन का उत्सर्जन करेंगे तो जितना हमने कार्बन का उत्सर्जन किया है अगर उतना ही हम लोग खत्म कर देते हैं तो उसको कहा जाता है कार्बन न्यूट्रल। यानी हमने जैसे मान लो डीजल, पेट्रोल, कोयला आदि जलाया तो हमने क्या कर दिया कि उतने ही आपका
आपका पेड़ वगैरह लगा दिए, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जितने हमने आपका कार्बन उत्सर्जन किया उतना पेड़ क्या कर लेंगे, सोख लेंगे। ये तो हुआ आपका कार्बन न्यूट्रल, यानी जितना आपका उत्पादन किया उसको उतना ही खत्म कर दिया। तो बढ़ेगा टेम्परेचर कैसे, ठीक है ना, नहीं बढ़ेगा ना। लेकिन कार्बन जीरो का मतलब ये होता है, जो 2050 तक आपका किसका लक्ष्य है, न्यूजीलैंड का, उसने ये कहा है कि अगर हम कार्बन ही पैदा नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, कार्बन जीरो होगा। यानी कहने का मतलब हम डीजल, पेट्रोल, कोयला वगैरह का जब यूज ही नहीं करेंगे तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी, कहने का मतलब आपका जो नवीकरणीय ऊर्जा है जिसे एक बार प्रयोग करके हम पुनः कर सकते हैं। जैसे सोलर आपका एनर्जी है, धूप तो आपका हमेशा आएगी ना, कहने का मतलब सूर्य तो हमेशा रहेगा। तो वैसे में आपका जो है क्या है, कोई प्रदूषण थोड़ी ना हो रहा है आपका सोलर एनर्जी से। तो दोस्तों अगर हम सोलर एनर्जी को कम्प्लीटली अपना लेते हैं तो हम कार्बन उत्सर्जन ही नहीं करेंगे, तो उसको क्या कहा जाता है, कार्बन जीरो कहा जाता है। इस पॉइंट को दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अभी आपका न्यूजीलैंड ने अपने देश में जलवायु आपातकाल की क्या कर रखी है, घोषणा कर रखी है 2 दिसंबर 2020 को। अगर बात करें आपका न्यूजीलैंड की, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। कुक जल संधि के द्वारा आपका ये ऑस्ट्रेलिया से क्या होता है, अलग होता है। बहुत बार सवाल पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया और किसके बीच में, न्यूजीलैंड के बीच में कौन सी आपका जल संधि है, तो ध्यान रखिएगा वो है आपका कुक जल संधि। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है आपका माउंट कुक। क्या नाम है आपका, माउंट कुक। इस पॉइंट को भी दोस्तों अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये माउंट कुक की जो ऊंचाई है वो लगभग आपका 3674 मीटर ऊंचाई है। यह एक दोस्तों पहाड़ी देश है और यहाँ का एक राष्ट्रीय पक्षी है आपका कीवी। इस कीवी के कारण ही आपका न्यूजीलैंड को कीवी देश भी कहा जाता है। यहाँ की जलवायु अगर पहाड़ी है तो ऑलरेडी शीतोष्ण होगी, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपका विश्व का 8वां महाद्वीप, यानी आपका जो है जो कॉन्टिनेंट है वो खोजा गया था 8वां, जिसका नाम है दोस्तों जीलैंडिया। इस पॉइंट को भी आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों आपका एक सवाल और एक हो सकता है, उसको भी मैं बता देता हूँ। जो जलवायु आपातकाल है इससे क्या तात्पर्य है, ये आपके मन में बहुत बार सवाल उठ सकता है या आप खुद पूछ सकते हैं, ठीक है ना। जलवायु आपातकाल का मतलब होता है कि अगर हम लोग पर्यावरण के प्रति कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ता है या पर्यावरण को कोई हानि होती है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें आपका कड़े से कड़े क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। कहने का मतलब जैसे हम लोग देखते हैं दोस्तों, भारत में आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगता है आर्टिकल 352 के तहत, ठीक है ना। उस समय हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं, ले लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहीं पर भी कोई अपराध करते हैं या कोई भी काम करते हैं, बिना पूछे हमें क्या कराया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके का यहाँ पर भी अगर हम पर्यावरण को लेकर कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे पर्यावरण को किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली नुकसान हो रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में उस व्यक्ति के खिलाफ हम कड़े से कड़े आपका डिसीजन ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा एनालिसिस जो न्यूजीलैंड के द्वारा जलवायु परिवर्तन, माफ करेगा, जलवायु आपातकाल की जलवायु परिवर्तन को लेकर जो घोषणा की गई है। जिस तरीके से पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो अभी इस तरीके के कदम आपका जो है विभिन्न देशों द्वारा लिए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी पहल कही जा सकती है, लेकिन कितना सक्सेस होता है वो आपका आने वाला समय बताएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत ने किस देश से ईरान और वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात करने की अनुमति मांगी है? ये मांगी है आपका अमेरिका ने। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको ईरान यूएसए परमाणु डील के बारे में बताया था, जिसमें आपका P5+1 कंट्री शामिल थे। P5 कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो यूएनओ के परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें पहला आपका यूएसए शामिल है, दूसरा आपका रसिया है और तीसरा आपका चाइना है, चौथा आपका ब्रिटेन है और पांचवा है दोस्तों आपका फ्रांस, ठीक है ना। और इसके साथ प्लस जर्मनी और उसके साथ आपका ईरान के साथ ये P5 और इनके बीच में आपका एक समझौता हुआ था। उसके तहत ये डिसीजन लिया गया था कि भैया ईरान क्या करेगा, अपने जो परमाणु हथियार है, परमाणु बम है, वो 2025 तक नहीं बनाएगा और साथ में आपका
आपका जो यूएसए है वो उस पर सेंसस आपका क्या कर लेगा, यानी जो भी आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं उसको हटा देगा। डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, उसको आपका बंद कर देते हैं। फिर ईरान पे वो सेंसस लगाना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद जो भी ईरान से आपका अन्य देश थे उनको भी धमकियां शुरू कर देते हैं, भारत को भी धमकी दे देते हैं कि भैया आप भी बंद करें इनसे व्यापार। जो कि आपका यहाँ से सबसे ज़्यादा ऑयल क्या करता था, भारत लेता था, आयात करता था। लेकिन दोस्तों ये भारत भी क्या कर देता है, बंद कर देता है। और उसके बाद अगर वेनेजुएला की बात करें, वेनेजुएला में भी जो मादुरो थे वो वहाँ के राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। तो इनको कौन स्वीकार नहीं करता है, आपका डोनाल्ड ट्रंप स्वीकार नहीं करता। वो करता भैया यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना करो, तब तुम्हारा तेल हम लोग क्या करने देंगे, बेचने देंगे। तो इन दोनों देशों की जो कि आपका ऑयल रिच कंट्रीज हैं, लेकिन इन पर इतना सेंसस लगा दिया जाता है कि ये आपका तेल होने के बावजूद भी आपका क्या नहीं कर पाते, सेल नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो ऐसे में दोस्तों भारत भी आपका ईरान से तेल नहीं ले पा रहा था, क्योंकि अमेरिका ने धमकी दे दी थी भारत को भी। तो अभी आपका जब डोनाल्ड ट्रंप साहब गए तो भारत ने आपका अनुमति मांगी है अमेरिका से, यानी जो बाइडेन से, कि भैया अब तो हमको क्या दे दो, तेल आपका खरीदने की अनुमति दे दो। कहाँ से, ईरान और वेनेजुएला से। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका 4 नवंबर को। कब मनाया जाता है, 4 नवंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है इसको हम लोग समझते हैं। होता क्या है दोस्तों, आपने सुना होगा, शायद इससे पहले आपने कहीं पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब पहले आपका जो ये पाकिस्तान था, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी आज का बांग्लादेश और पहले का जो आज का पाकिस्तान है, सॉरी माफ़ करेगा, वो दोनों पहले एक ही थे, समझ रहे हो ना। ये को आपका पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, किसको, बांग्लादेश को। किसको कहा जाता था, बांग्लादेश को। जबकि पश्चिमी पाकिस्तान किसको कहा जाता था, वर्तमान पाकिस्तान को। अब ध्यान रखिएगा, ये जो पूर्वी पाकिस्तान है ये बाद में आपका किससे अलग होकर बनता है, यानी वर्तमान जो बांग्लादेश है इसी पूर्वी पाकिस्तान से, सॉरी माफ़ करिएगा, इसी पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर कौन बनता है, बांग्लादेश 1971 में, ठीक है ना दोस्तों। अब ध्यान रखिएगा, होता क्या है कि इसी समय भारत के द्वारा जो पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान को आपका 2 भागों में बांट दिया जाता है, यानी 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। और उसमें भारत का बहुत बड़ा क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। होता क्या है दोस्तों, इसका भी एक अपना इतिहास है, ध्यान से सुनिएगा। जब आपका भारत की ओर, यानी कहने का मतलब ये जो पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान, इसके द्वारा पूर्वी पाकिस्तान पर हमला किया जाता है, ठीक है ना, वहाँ के लोगों को क्या करने के लिए, अपने फेवर में लाने के लिए, ठीक है ना, डराया जाता है, धमकाया जाता है। और जब इनको इस तरीके से डराया धमकाया जाता है तो यहाँ के जितने भी शरणार्थी होते हैं, यानी वर्तमान बांग्लादेश के और पहले आपका जो है पूर्वी पाकिस्तान के, तो ये सारे के सारे जो शरणार्थी होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, भारत की ओर आ जाते हैं। अब भारत को ये डर होता है कि कहीं आपका पाकिस्तान भारत में हमला ना कर दे। तो होता क्या है दोस्तों, 4 दिसंबर 1971 को, कब, 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारतीय नौसेना ने एक ऑपरेशन चलाया, जिस ऑपरेशन को हम लोग जानते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट के नाम से। किस नाम से जानते हैं, ऑपरेशन ट्राइडेंट। इसको दोस्तों ज़रूर नोट कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा। जो ऑपरेशन ट्राइडेंट है, इसी के तहत दोस्तों भारत ने 1971 में 4 दिसंबर को जो उनका मेन बंदरगाह होता है, नेवल बेस होता है, कराची बंदरगाह, एक ही रात में आपका 3 पाकिस्तान के जलपोतों को भारत के द्वारा क्या कर दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है, नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं, इंडियन नेवी डे मनाते हैं, यानी भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो 2020 की नौसेना दिवस की थीम है, इसकी थीम है भारतीय नौसेना मुकाबले के लिए तैयार, विश्वसनीय और सामंजस्यपूर्ण। क्या है दोस्तों, फिर रिपीट करते हैं, भारतीय नौसेना
मुकाबले के लिए तैयार, विश्वसनीय और सामंजस्यपूर्ण। दोस्तों एक आपका भारतीय नेवी का एक इतिहास है। 1612 में, यानी कब, आपका 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन के रूप में नौसैनिक टुकड़ी का गठन किया। बाद में इसका नाम चेंज करके बॉम्बे मरीन रखा गया और आपका 1892 में इसे रॉयल इंडियन मरीन आपका नाम दे दिया गया और बाद में 1950 में इसका पुनः गठन स्वतंत्रता के बाद भारत के द्वारा किया जाता है और इसका नाम रख दिया जाता है आपका भारतीय नौसेना। तो ये था दोस्तों आपका भारतीय नौसेना दिवस को मनाए जाने का रीज़न, क्योंकि उस दिन आपका पाकिस्तान को ऑपरेशन ट्राइडेंट के द्वारा 4 दिसंबर 1971 को हमने कराची बंदरगाह पर एक जोरदार हमला किया और एक ही रात में आपका 3 जलपोतों को पाकिस्तान के नष्ट कर दिया। तो दोस्तों ऐसी वीरता की कहानियां भारत के आपका जो है सैन्य इतिहास में बहुत लंबी है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य ने कीवी को जैविक प्रमाण पत्र, यानी कहने का मतलब आपका दोस्तों जो कीवी है एक फल है, इसको आपका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पत्र दिया है? ये दिया है आपका अरुणाचल प्रदेश के कीवी को। अब ध्यान रखिएगा, ये है आपका कीवी फल की तस्वीर और आपका इसे अभी हाल ही में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन यानी जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। अब ध्यान रखिएगा, कीवी के लिए आपका यह प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला ये देश का पहला राज्य है। इसीलिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यह प्रमाण पत्र आपका मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन के तहत आपका दिया गया है। अब आपका एक सवाल आपके मन में उठ सकता है कि भैया ये जो जैविक प्रमाण पत्र है इसको किसे दिया जाता है या आपका इसका क्राइटेरिया क्या होता है? ध्यान रखिएगा, किसी भी फल या सब्जी को, ठीक है ना, फल या सब्जी को आपका जैविक प्रमाण पत्र तभी दिया जाता है यानी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन तभी दिया जाता है जब उसे उगाने के लिए, ठीक है ना, किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार के जैव नाशक रसायन यानी केमिकल का प्रयोग न किया गया हो, उसको एकदम आपका ऑर्गेनिक तरीके से आपका क्या किया गया हो, उगाया गया हो, उसी को आपका क्या दिया जाता है, आपका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन यानी जैविक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। एक्चुअली में दोस्तों ये जो कीवी है, ये कीवी प्रमुखतः आपका जो यांगत्से नदी है चीन की, यहाँ पर ये बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। लेकिन इसी तरीके की जो जलवायु है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश के जीरो घाटी में। कहाँ पर है आपका? अरुणाचल प्रदेश के जीरो घाटी में। तो यहीं पर 2000 में आपका 2002 के समथिंग में कमर्शियल ट्रायल यहाँ पर किया गया और ये आपका सक्सेस हुआ। तो इसीलिए जो जीरो घाटी अरुणाचल प्रदेश की, यहीं पर इस कीवी को आपका उगाया जाता है। इसे दोस्तों अन्य नामों से भी जाना जाता है। एक नाम है इसका चीन का जादुई फल। क्या नाम है आपका? चीन का जादुई फल, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो यांगत्से नदी घाटी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इसका किया जाता है और दुनिया में इसको भेजा जाता है। और इसी को आपका हॉर्टिकल्चर वंडर कहा जाता है न्यूजीलैंड का। किसका? आपका न्यूजीलैंड का आपका हॉर्टिकल्चर वंडर भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए दोस्तों, ये है आपका 100% ऑर्गेनिक, यानी जो हमने अभी कीवी आपका किसको पढ़ा, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए और नो हार्म फॉर नेचर होना चाहिए, ठीक है ना। उसी को आपका क्या दिया जाएगा, यानी सर्टिफिकेशन ऑर्गेनिक का, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हाल ही में भारत में सेना के उप प्रमुख के पद का सृजन किया है। भारतीय सेना के पहले डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी नियुक्त किए गए, यानी कहने का मतलब सेना के उप प्रमुख नियुक्त किए गए। ये किए गए हैं आपका परमजीत सिंह। ये है आपका परमजीत सिंह, जिन्हें आपका पहला क्या नियुक्त किया गया है, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, हमारी क्या है, 3 सेनाएं हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों? एक तो है आपका आर्मी, ठीक है ना, दूसरी है आपका नेवी और तीसरी कौन है आपका, एयरफोर्स, ठीक है ना। अगर हम बात करें इन तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है या जो सर्वोच्च कमांडर होता है, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब कमांडर इन
चीफ होता है वो होता है आपका भारत का प्रेसिडेंट, यानी भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं इन तीनों सेनाओं के आपका क्या होते हैं, चीफ ऑफ कमांडर होते हैं, यानी अध्यक्ष होते हैं। अब ध्यान रखिएगा इन तीनों सेनाओं के भी आपका इसके नीचे अभी हाल ही में एक पद का सृजन किया गया है, CDS, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसके आपका वर्तमान में अध्यक्ष हैं बिपिन रावत। कौन है, CDS कौन है, भारत के बिपिन रावत। फिर हमारी जो 3 सेनाएं होती हैं इनके भी अपने अपने प्रमुख होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, सबसे आपका ऊपर की ये पोस्ट होती है जिसे हम लोग जनरल बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है ये वर्तमान है मनोज मुकुंद नरावने, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका जो है नेवी की, ठीक है ना, नेवी के जो आपका सबसे आपका अध्यक्ष होते हैं उनको बोला जाता है एडमिरल, ठीक है ना, और वो है आपका नेवी के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं उनका नाम है आपका करमबीर सिंह। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। और आपका जो एयर चीफ मार्शल, यानी कहने का मतलब नौसेना का जो अध्यक्ष होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है, उसे आपका एयर चीफ मार्शल कहा जाता है, वो है आपका RKS भदौरिया। क्या है आपका, RKS भदौरिया। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो CDS था यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ था बिपिन रावत, पहले क्या होता था भारत में कि आपका कहीं ना कहीं इनके कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती थी, ठीक है ना, अलग अलग अध्यक्ष होते थे, एक ही रैंक के होते थे, तो ऐसे में दोस्तों कभी आपका इमरजेंसी में बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। तो इनको कोऑर्डिनेशन करने के लिए आपका एक पद बनाया गया, इनके सबसे ऊपर CDS, ठीक है ना। अब आपका जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उसके सहयोग के लिए ही नया पद आपका सृजन किया गया है, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब डोकलाम विवाद हुआ था तो ये प्रॉब्लम आपका उस समय आई थी, ठीक है ना। डोकलाम कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपका हमारे देश का एक राज्य सिक्किम, ठीक है ना, सॉरी ये भूटान है, यहीं पे आपका सिक्किम है, और आपका यहीं पर ये चाइना का तिब्बत वाला एरिया है, ठीक। यहीं पर एक स्थान पड़ता है आपका क्या, डोकलाम। अब ध्यान रखिएगा, इस डोकलाम में 3 देशों का कुल मिला के एरिया पड़ता है। इस साइड को भूटान का, इस साइड को इंडिया का, और ऊपर से आपका चाइना का। चाइना की लगातार कोशिश रही है कि इस एरिया पे वो किसी भी तरीके से कब्जा कर दे। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही आपका सेंसिटिव जोन है भारत के लिए, ठीक है ना। अगर भारत के पूर्वोत्तर पर कब्जा करना है तो ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, चाइना के लिए। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो आपको एक चिकन नेक जैसी दिख रही है, यानी मुर्गे की गर्दन जैसी दिख रही है, इसको दोस्तों सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं। ये लगभग 18 किलोमीटर का बहुत ही छोटा सा क्षेत्र है। अगर चाइना इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है तो वो पूरे पूर्वोत्तर भारत पर क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा। और ध्यान रखिएगा कि इसी की वजह से भारत कभी नहीं चाहता है कि इस डोकलाम पर कौन आए, आपका चाइना आए, चाइना का प्रभुत्व हो। इसीलिए आपका डोकलाम पर वो क्या करते रहा, भारत आपका लगातार अपनी आपत्ति जताते रहा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बस डोकलाम विवाद बाद में आपका जो है चाइना थोड़ा पीछे हट गया था और चाइना आपका नीचे नहीं आया, लेकिन बहुत लंबे समय तक दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन हुई और भारत के लिए एक चिंता का विषय था कि चाइना लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहा था कि वो डोकलाम क्षेत्र पर क्या करे, आपका अपना कब्जा करे, लेकिन भारत ने इसको सक्सेस होने दिया। काफ़ी अच्छी कोशिश की यहाँ पे भारत ने। तो दोस्तों आपका उस समय यहाँ पर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आई भारतीय सेनाओं के बीच में। तो हुआ क्या, इसी के लिए आपका CDS बनाया गया और अभी इसके सहयोग के लिए आपका क्या बनाया गया है, डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया गया। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट को आपका अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आज ही के दिन आपका 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है आपका, आज ही के दिन 5 दिसंबर को। इस पॉइंट से को अच्छे से ध्यान रखिएगा।
अब दोस्तों ये जो मृदा दिवस मनाया जाता है वो एक्चुअली में किसानों और लोगों को, किसको, आपका किसानों और लोगों को आपका मृदा स्वास्थ्य तथा जीवन में मृदा के योगदान के प्रति आपका जागरूकता के लिए और जागरूकता को फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, ताकि लोग मिट्टी के महत्व को क्या करें, बहुत अच्छे से समझें। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बार की जो थीम है 2020 की आपका किसकी, वर्ल्ड सॉइल डे की, यानी विश्व मृदा दिवस की, वो थीम है मिट्टी को जीवित रखना, मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा करना। फिर से रिपीट करते हैं, मिट्टी को जीवित रखना और मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा करना। होता क्या है दोस्तों, साल 2000 यानी कहने का मतलब साल 2002 में, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ ने 5 दिसंबर को हर साल विश्व मृदा दिवस मनाने की सिफारिश की थी। किससे, आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा से, ठीक है ना। जब ये सिफारिश की जाती है तो 2013 में इस सिफारिश को क्या कर लेता है, जो यूएन महासभा है, जिसे आपका विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, ये इस संकल्प को आपका एक्सेप्ट कर लेता है और 2013 में इसकी घोषणा कर देता है। लेकिन दोस्तों संपूर्ण विश्व में 2017 में पहली बार आपका क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके पीछे भी एक इतिहास है। होता क्या है, थाईलैंड के एक राजा होते हैं। कौन होते हैं, थाईलैंड के एक राजा होते हैं, जिनकी तस्वीर आपको सामने दिख रही होगी। ये है आपका थाईलैंड के राजा, जिनका नाम था आपका भूमिबोल अदुल्यदेज। क्या नाम था आपका, भूमिबोल अदुल्यदेज। ये भूमिबोल अदुल्यदेज, इन्हीं के जन्मदिन पर आपका 5 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, आपका विश्व मिट्टी दिवस, मृदा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इन्होंने लगभग 70 साल तक यानी 70 ईयर्स तक आपका थाईलैंड में शासन किया। ये कहा जाता है कि कृषि पर आपका जो अदुल्यदेज थे, इनका बहुत ही ज़्यादा क्या था, आपका जो है प्रभाव था, ध्यान था। और ये क्या करते थे, थाईलैंड में जब इनका शासन था तो ये हर गरीब और किसान से मुलाकात करते थे और उनकी जो कृषि संबंधित समस्याएं थी उनको दूर करते थे। इसीलिए आपका इनके योगदान को लेकर आपका 5 दिसंबर को इन्हीं के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है, जिसे संपूर्ण विश्व में पहली बार 2017 में मनाया गया। ये पॉइंट दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये था दोस्तों आज के सभी करंट अफेयर्स न्यूज़ का एनालिसिस, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स न्यूज़ के साथ कल, यानी आपका 6 दिसंबर को। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।